नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के तीसरे अध्याय दिल्ली के सुल्तान के बारे में। दोस्तों, यह इस अध्याय की चौथी और आखिरी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन तीनों वीडियो को भी देखिएगा। उन तीनों ही वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण के संबंध में। 1219 ईस्वी में ऐसा हुआ था कि दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का खतरा मंडराया था। मंगोल बहुत बड़े आक्रमणकारी माने जाते थे और कहा जाता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी दीवार है, चीन की दीवार, उसका निर्माण भी मंगोल आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। तो 1219 ईस्वी में ऐसा हुआ कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ख्वारिज्म के बादशाह अलाउद्दीन मंगोलनी का पीछा करता हुआ दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ गया। सॉरी दोस्तों, जलालुद्दीन मंगोलनी था, उसका पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली सल्तनत की सीमा तक आ गया और जलालुद्दीन मंगोलनी ने दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश से ये गुजारिश की कि वो दिल्ली में उसको शरण दे। परंतु इल्तुतमिश इस बात से भली भांति परिचित था कि चंगेज खान से बैर करने का मतलब क्या होगा। इसीलिए उसने बड़ी ही सूझबूझ से एक कदम उठाया और उसने यह कह दिया कि दिल्ली की जलवायु बहुत गर्म है और इसीलिए वो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस प्रकार उसने जलालुद्दीन मंगोलनी को अपने राज्य में शरण देने से मना कर दिया और दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का जो खतरा मंडराया था वो अपने आप टल गया। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तानों ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए बड़े व्यापक प्रयास किए थे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन दोनों शासकों द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने आप को मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार किया। दोस्तों, यह तुलनात्मक अध्ययन है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का, जो उन्होंने मंगोल आक्रमण के संबंध में तैयार की। और इसका जो विवरण है वो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत की 41 नंबर पेज पर किया गया है। इस पृष्ठ को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे हम ये समझ सके कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए। एक एक करके हम इन तमाम कदमों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। इनमें पहला है कि दिल्ली पर 2 बार हमले हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय में, 1299 या 1300 में, और दूसरा 1302 और 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल स्थायी सेना खड़ी की। जबकि पहला बिंदु मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हुई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। दोस्तों, ट्रांस ऑक्सियाना मध्य एशिया का वह क्षेत्र था जहां पर मंगोल आक्रमणकारी निवास करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल सेना को युद्ध में पराजित किया और उनके अपने इलाके में जाकर उनको परास्त करने की योजना तक बना डाली। दूसरा है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीडी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया। हमने देखा था कि पहली वीडियो में कि गैरिसन शहर उन शहरों को कहा जाता था जो सैनिकों के रहने के लिए बनाए जाते थे, जबकि दूसरी तरफ नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से एक पुराने शहर दिल्ली कोहना के निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना ली। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। अर्थात दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई नया शहर नहीं बसाया, बल्कि एक पुराने शहर को खाली किया और उस शहर के जो निवासी थे, जो दिल्ली कोहना में रहते थे, उनको दक्षिण भारत में दौलताबाद में भेज दिया। तीसरा है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया।
किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था। अर्थात मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने जो नए सैनिक भर्ती किए थे, स्थायी सेना रखी थी, उसको वेतन देने के लिए उसने नकद कर लगाए किसानों के ऊपर, और यह कर उनके कुल उत्पादन का 50% हिस्सा हुआ करता था। जबकि यदि मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर दृष्टिपात करें तो सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। खाद्यान्न मतलब फसल। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सैनिकों को वेतन देने के लिए टैक्स लगाया, खाद्यान्न इकट्ठे किए, उसी दौरान वहां के इलाकों में फसल खराब हो गई, अकाल पड़ गई, जिसके कारण उसकी नीतियों पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। अगला पॉइंट है दोस्तों, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्टे के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अक्सर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा दी जाती थी। अर्थात दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमत को तय कर दिया। कोई भी व्यक्ति उससे ज्यादा कीमत पर सामान नहीं बेच सकता था। यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यापारी कम वस्तु तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था जितनी कम वस्तु का जो वजन होता था वह होता था। जबकि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक पर यदि दृष्टिपात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नकद वेतन दिया, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कागजी मुद्रा चलाई थी, लेकिन वो इतनी घटिया धातु की थी कि उसने जो लोगों ने खुद उस सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया था, पैसों को छापना शुरू कर दिया था। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना असफल हो गई। इसी दिशा में दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अर्थात मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां काफी सफल रही दोस्तों, और इतिहासकारों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। जबकि यदि हम मोहम्मद बिन तुगलक पर दृष्टिपात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम, प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए गए लोगों से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दो आब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद बिन तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कदम उठाए थे उनमें से ज्यादातर असफल रहे और इसी वजह से इतिहासकारों ने उसकी आलोचना की है। दोस्तों, मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजनाएं बनाई थी उनमें से ज्यादातर योजनाएं असफल रही। इसीलिए अनेक विद्वानों ने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है और कुछ विद्वान तो उसको पढ़ा लिखा मूर्ख तक कह डालते हैं। परंतु इतनी आसानी से हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा मूर्ख था, क्योंकि मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए उसने जो प्रयास किए वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। वह दिल्ली सल्तनत का अकेला शासक था जिसने मंगोल इलाकों में जाकर मंगोल सेना को पराजित किया और उनको पूरी तरीके से सफाया करने की योजना तक बना डाली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो योजनाएं बनाई थी उन सभी योजनाओं का उद्देश्य अपनी रक्षा करना था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजना बनाई थी उसका मकसद मंगोलों को पराजित करना था। और यह योजना सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, ना तो अलाउद्दीन खिलजी ने और ना ही दिल्ली सल्तनत के किसी अन्य शासक ने ऐसी योजना बनाई थी।
चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। दोस्तों तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश और लोधी वंश ने शासन किया था। ये 15वीं और 16वीं शताब्दी का समय था और इस समय तक दिल्ली सल्तनत के बाहर अनेक नए नए राज्य उभरकर सामने आ गए थे। इनमें बंगाल, दक्षिण भारत के राज्य जौनपुर आदि शामिल थे और इसी समय अफगान तथा राजपूत राज्य भी अस्तित्व में आने लगे थे। दोस्तों 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो राज्य अस्तित्व में आए थे उनमें से कुछ राज्य बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी उनका प्रशासन बहुत कुशल था और बहुत बारीकी से चलाया जाता था। इसी समय शेरशाह सूरी ने दक्षिणी बिहार में अपने चाचा के अधीन एक प्रशासक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। दोस्तों वह एक योग्य प्रशासक था और अपनी योग्यता से उन्नति करता हुआ वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने मुगल बादशाह हुमायूं को भी पराजित किया और दिल्ली में कुछ समय के लिए सूरवंश की स्थापना कर डाली 1540 से 1555 ईस्वी तक। और सूरवंश के दौरान उसने प्रशासन के दृष्टिकोण से अनेक कदम उठाए। कहा जाता है कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदमों को उठाया और उसे इतना ज्यादा विकसित कर दिया कि आगे मुगल बादशाह अकबर ने भी उन कदमों को अपनाया। तो दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों के बारे में यह थी हमारी चौथी और आखिरी वीडियो। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। इन सारे ही वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही ये जो पूरे नोट्स हमने इस पूरे अध्याय में देखे हैं उन सब की PDF फाइल भी मैं इस अध्याय के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।